कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, तो स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आज उस प्रकरण की, उस कांड की हम लोग बात करने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, जिसके पूरे भारत में कहीं कोई सानी नहीं मिलता। हमें तो नहीं मालूम है, प्रदीप जी आलोक जी बताएं तो अलग बात है। जिस तरीके से 7 जजों को 9 घंटे तक एक भीड़ ने बंधक बना के रखा, उनको खाना पीना तक नहीं उस बीच मिल पाया। उसके बाद पुलिस जाके उनको छुड़ाती है तो उनकी गाड़ियों पर पथराव भी हो सकते हैं। सीधे सीधे उनकी जान पर खतरा था। ये सब आपने देखा। ये पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक इलाके में हुआ है। वीडियो को दफ्तर भीड़ ने घेर लिया। भीड़ मुस्लिम भीड़ थी, जिसको ये लग रहा था कि ये जजेस जो वो जुडिशियल अफसर सुनवाई कर रहे थे SIR की, कि किसके नाम कटे किसके नाम रहे, उसमें वो सब के सब लोग उन्हीं से मिलना चाह रहे थे। और ये कहा गया एटलीस्ट कि हम तो उनके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे और ताकि हमारा नाम ना कटे। सवाल ये कि इतने हजारों लोग वहां पर कैसे पहुंचे और प्रशासन से कोई नहीं गया। 9 घंटे लगते हैं वहां से भीड़ को हटाने में। DM SP मौके पर पहुंचते नहीं। किसके कहने के बावजूद? चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, उनके कहने के बावजूद वहां पर कोई पुलिस फोर्स नहीं भेजी जाती। मामला दिल्ली पहुंचता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रात के 2 बजे तक फोन पे है चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट के साथ। कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ग्रुप कॉल में है पश्चिम बंगाल के DGP और होम सेक्रेटरी के साथ। रात को 12 बजे पश्चिम बंगाल के DGP और होम सेक्रेटरी चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट के घर पहुंचते हैं। तब जाकर मालदा का DM और SP उस भीड़ को हटाने के लिए जाता है, सेंट्रल फोर्सेस लेकर के 9 घंटे के बाद। आप सोच सकते हैं ये कभी भारत में हो रहा हो? ये इमेजिन कीजिए जरा, ये कैसे हुआ। और जजों के साथ हो रहा था ये। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे, जिसमें उसमें 9 घंटे लग गए लोगों को छुड़ाने में। तो आज हम उसकी बात करेंगे। ये पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है और यहां से ये इलेक्शन कुछ एक नया रुख ले सकता है। मैं आपको पूरा घटनाक्रम सर संक्षेप में 1 मिनट में बता दूं, जरा सा थोड़ा सा वक्त नहीं लगेगा ज्यादा। 10 साढ़े 10 बजे BDO दफ्तर कालियाचक में सुनवाई शुरू होनी थी। 12 साढ़े 12 बजे भीड़ वहां जमा शुरू होने लगी। 3:30-4 के बीच BDO दफ्तर पूरी तरीके से घेर लिया गया। 7 न्यायिक अधिकारी थे, जिसमें 3 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे। 5 से 8 बजे तक बाहर हिंसा होती रही। नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया गया। नेशनल हाईवे 12 उत्तर और दक्षिण बंगाल को जोड़ता है और यही ऊपर उत्तर में वो जो चिकन नेक है ना, सिलीगुड़ी के पास, उस सड़क तक कनेक्ट करता है। उसको रोक दिया गया और वो कल सुबह तक वो सड़क जो थी वो बंद रही। रात के 9 से 11 के बीच में स्थिति बिगड़ी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने DGP और होम सेक्रेटरी को फोन किया। आप कहेंगे होम सेक्रेटरी को फोन किया, DGP को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी को फोन नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी का नंबर नहीं है किसी के पास। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का नंबर अवेलेबल नहीं था हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। तो होम सेक्रेटरी और DGP को बुलाया गया कि आइए, क्या हो रहा है। मौके का आदेश दिए गए, DM SP भेजिए। DM SP रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। DM SP मौके पर नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होता है तो DM और SP मौके पर पहुंचते हैं। DM और SP किसको रिपोर्ट कर रहे थे? खैर एनीवे, ये सारा मामला रात के 2 बजे तक चलता रहा। हुआ ये कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन कहा मामला CBI या NIA को दिया जाए। मामला NIA को दे दिया गया। NIA जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है, उसको ये पूरा मामला दे दिया गया। सर इसमें केवल 2 टिप्पणियां, बाकी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ कहा, केवल 2 टिप्पणियां आपको बताऊंगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी यह थी कि क्या यह मुमकिन है कि हजारों की भीड़ घंटों तक जजों को बंधक बनाए और स्थानीय पुलिस को पता ना हो? यह जंगल राज है क्या? ये कोलकाता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह साजिश थी कि ये लोग अपना काम ना कर पाए। जब जज मदद के लिए गुहार लगा रहे थे तो पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? फिर आगे वो कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, क्या जजों को सुरक्षा देने के लिए सेना बुलानी पड़ेगी पश्चिम बंगाल में? और ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि यह हुआ रात भर। यह मुमकिन है? असंभव। वो भी शब्द लगता है छोटा है, संभव। तो जिसने सब कराया है उसको मालूम ना हो,
ये कौन मानने को तैयार होगा? अगर आपको मालूम नहीं था कि 9 घंटे तक ये सब हो रहा है तो आप चीफ मिनिस्टर के पद पर रहने लायक नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे बड़ा किसी सरकार का फेल्योर और क्या हो सकता है? लेकिन सब सरोज, बात ये नहीं कि क्या हुआ, वो तो हो चुका। उसके बाद क्या हुआ? वो डीएम और एसपी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो अभी तक अपने पद पर क्यों हैं? अगर राज्य में स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी? वो ग्रुप कॉल पर है फोन में डीजीपी और होम सेक्रेटरी के साथ। 94 में उत्तर प्रदेश में हो चुका है ऐसा। ठीक, ऐसा तो नहीं, लेकिन इसी तरह का समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, हल्ला बोल की कॉल दी थी। अखबारों के जो हॉकर हैं उनसे कॉपियां छीनकर अखबारों की प्रतियां जला दी गई, फाड़ दी गई, उन पर हमला हुआ। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट घेर लिया। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फ़ोन किया, वहाँ से इलाहाबाद कैंटोनमेंट में वहाँ जो आर्मी कमांडर थे उनको फ़ोन आया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, और आज तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी सीआरपीएफ के जिम्मे है। तो ये जो गुंडा राज की राजनीति है, इसका कोई स्थायी समाधान, कोई स्थायी हल ढूंढना पड़ेगा। आखिर अगर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी देखिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी देखिए। उसके बाद और क्या होना चाहिए जब 356 लगे? मतलब कोई और किस तरह की घटना हो और क्या बाकी रह गया है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है? सर, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा मेरे सारे अफसर तो ट्रांसफर कर दिए तुमने, 485 जाने कितने मेरे ये वो एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि अब ये प्रशासन मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। वो वेस्ट बंगाल कैडर के अफसर हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, और जो स्टेट सर्विस के हैं वो तो है ही। और आप चीफ मिनिस्टर हैं अभी, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया है और सब कुछ जो है या तो गवर्नर देख रहा है या इलेक्शन कमीशन देख रहा है। इलेक्शन कमीशन को क्या अधिकार मिला है कि किसी भी अफसर का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहीं कर सकते हैं? लेकिन उन अफसरों से काम तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही कराएगा। चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी खुद हैं ममता बनर्जी। अब इससे आपने जो कहा ना, जो हुआ वो तो हो गया, वो तो सबको पता है। ये हुआ क्यों और कैसे? जो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा सर कि क्या यह मुमकिन है कि वहां इतनी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को पता नहीं थी? पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, भीड़ किसके कहने पे आई? 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 लोग भी क्या जमा कर देना एक स्पॉट पे, क्या ऐसा बच्चों का खेल है? आपको कॉल देनी पड़ेगी, मोबिलाइज करना पड़ेगा, उसमें लोग लगेंगे, संगठित रूप से आप लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने के लिए कहेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाएंगे, सब कुछ होगा, फोन किए जाएंगे। ये किसने किया और क्यों किया? आपने जो कहा ना, इसको एनआईए को क्यों दिया? आतंकी घटना की तरह से है। नक्सली पूरे देश में खत्म हुए, लेकिन आप ये देखिए कि वे उसी तरह की कोशिशें जो कहते हैं कि हम ही जज हैं, हम ही फैसला करेंगे। आप ममता बनर्जी के ही लोग, अब उसमें आप कौन असामाजिक है, कौन सामाजिक है, कौन अपराधी है? आप देखिए बिहार, यूपी या कई राज्यों में कई बार चुनाव के पहले ऐसी घटनाएं, कोई बूथ ले जाता था, कोई मैंने वोटर बक्सा ले जाता था। ऐसी घटना पहली बार सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एनआईए, अब ये अलग बात है कि उसके बाद कार्रवाई क्या ममता बनर्जी पर होगी कि नहीं। मेरा ये कहना है कि कोई बड़ा अपराध होने पर एनआईए की जांच, सीबीआई की जांच के परिणाम में दंड, अब तो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है ना, इसलिए चुनाव या चुनाव के पहले भी सुप्रीम कोर्ट को और भी ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं प्रदीप जी जो कह रहे हैं 356 आज लगा दीजिए तो सारी जिम्मेदारी केंद्र पे आ जाएगी, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम वो करते हैं। तो चाह रही है, वो तो कह रही है कि ये साजिश ही थी राष्ट्रपति शासन लगाने की। यही तो वो तो चाहती है। एक मिनट से हम ये नहीं कह रहे कि आप चुनाव के लिए लगा दीजिए। अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाइए तो कम से कम 1 साल के लिए लगाइए, चुनाव स्थगित कीजिए, तब राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई मतलब है नहीं। ये अभी अन्यथा तो वो विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे। अभी ये वोटिंग कब है सर? पहले फेज की मेरे ख्याल से 20 दिन रह गए होंगे। तो मतलब चुनाव से 20 दिन पहले अभी ये घटना इतनी बड़ी है कि 20 दिन इलेक्शन को रहते हो तो भी राष्ट्रपति शासन लगे। इससे बड़ी और घटना क्या होगी? आपने
जो हाईवे बंद किया, एनआईए की जांच का एक आधार यही है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। अगर वहां से आर्मी पहुंचना भी चाहे तो नहीं पहुंच सकती है। ये जो नेशनल हाईवे 12 जाम किया है ना, गूगल करके की तरह इसको बोलिएगा, मैप पे गूगल आपको दिखाएगा, बांग्लादेश के बॉर्डर के पैरेलल चल रहा है वो हाईवे, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, चंद किलोमीटर पे है बॉर्डर, और वो सड़क जाम, वो ब्लॉक कर दी जाए जो ऊपर जाके चिकन नेक को भी जोड़ रही है। इसे डेमोक्रेसी, मैं इसीलिए बात कह रहा था कि एनआईए से जांच कराने का मतलब एक आगे के लिए तो ध्यान रखिए कि जो बॉर्डर से लगे हुए स्टेट, ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। कश्मीर में चुनाव हुए, आप बताइए कहीं इतने लोग बंधक बनाए गए कभी किसी अधिकारी को? कश्मीर तो आतंकवाद पाकिस्तान लगा हुआ है। यहाँ जो बार बार कहा जाता है, मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि आप देखिए लगातार वहाँ पर ऐसे लोग रहे हैं जो पहले कभी कांग्रेस में भी थे, कभी इमरजेंसी में जो जिनके ऊपर नक्सली होने का आरोप लगा वो पहले कभी कांग्रेस में आए, कभी इनके साथ आए। तो पिछले वर्षों के दौरान जितने बड़े पैमाने पर आपराधिक तत्व वहाँ है और बाहर के तत्व भी आ गए। कलकत्ता से पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, 20 किलोमीटर दूर यदि बांग्लादेश जैसा गांव बसा हुआ हो, मैंने शहर बस गया हो, इसका मतलब है कि कितने अराजक तत्व वहां पर है। सर ये घटनाएं इसी हिस्से में क्यों हो रही हैं बार बार देवेंद्र जी? मुर्शिदाबाद की वायलेंस हुई, वही मुर्शिदाबाद मालदा, अभी पिछले दिनों एक प्रवासी मजदूर की मृत्यु पर यही हाईवे फिर जाम किया गया था, घंटों घंटों सेना की गाड़ी नहीं निकल पाती वहां से, कई बार ऐसे भी मौके हुए हैं। फिर वही सवाल है, वहां इतनी जल्दी मोबिलाइजेशन कैसे हो जाता है? इस केस को सॉल्व देखें ना तो समझ में आएगा कि एक तो अवैध घुसपैठ की समस्या कितनी बड़ी वाकई है और एसआईआर कितना ज़रूरी था। बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है मालदा, आमतौर पर लगभग 50 से 52% मुस्लिम आबादी है, लेकिन जिस कालियाचक ब्लॉक में ये घटना हुई है वहाँ तो 80, 85, 90% और कई पंचायत तो ऐसे हैं, कई पंचायत जहाँ 95% से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। और तस्करी के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है, आम और कृषि के अलावा तस्करी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो उस कंडीशन में जो शख्स पकड़ा जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप है, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया बागडोगरा से, हाँ, मुफक्किरुल इस्लाम, उसकी कई सारी तस्वीरें भी ममता बनर्जी के साथ वो दिख रही थी। उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर क्या इतना ताकतवर व्यक्ति कि पानी तक वो नहीं जाने दे रहा है, खाना तक नहीं जाने दे रहा है जिन लोगों को अंदर बिल्डिंग के अंदर, और ये कहना कि 40% कट गया, कौन ये डाटा कहाँ से आ गया कि 40% नाम कट जा रहे हैं, इन लोगों के नाम कटे रहे हैं? तो ये तो दिखा रहा है ना कि जहाँ इस तरह के लोगों की बहुतायत होती है, जब मैं इस तरह कह रहा हूँ, तो जैसे अवैध घुसपैठी है या इस तरह के लोग असामाजिक तत्व है, हाँ, वो सीधे सीधे आक्रामक होते हैं उसके बाद। और आक्रामकता, पहले एक बात क्लियर कर लें, क्यों रात के 12 बजे तक डीएमएसपी वहां नहीं गए? डीएमएसपी को फोन तो गया नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट अगर डीजीपी और होम सेक्रेटरी को फोन पे लिए हुए है तो डीएम और एसपी को नहीं पहले फोन चला गया होगा? तो सवाल ही नहीं। वो फिर भी नहीं जा रहा है तो किसी के डर से नहीं जा रहा है। आप अफसर की साइकी सोचिए, वो अफसर क्यों स्पॉट पे नहीं गया, किसके कहने पे नहीं गया? उसको डीजीपी ने मान लीजिए वाया कहलवाया एसपी को, होम सेक्रेटरी ने कहलवाया डीएम को, मौके पे पहुंचो, यहां चीफ जस्टिस साहब हमारी तैसी कर रहे हैं, वो नहीं जा रहा है। उसको होम सेक्रेटरी और डीजीपी से ज्यादा डर किसका है कि जो स्पॉट पे नहीं जा रहा है? नहीं, तो ऐसे लोग, मतलब सीधी सी बात है कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पद पर बने रहने का अधिकार क्यों होना चाहिए? जिस दिन ममता बनर्जी ने ईडी की रेड में हस्तक्षेप किया था, डीजीपी और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को लेकर पहुंची थी और डॉक्यूमेंट्स छीन लिए थे, अगर उस दिन एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई होती तो शायद ये घटना ना होती। ठीक है, तो आप लगातार ऐसी हरकतों को, ऐसे कांड को नजरअंदाज करेंगे। ये प्रूव करता है कि बंगाल की स्टेट मशीनरी पूरी तरह पॉलिटिसाइज्ड है और टीएमसी के कब्जे पूरी में। तरह से वो कैडर की तरह काम करते हैं। आप अभी की छोड़ दीजिए, 2021 में देखिए चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, हिंसा हो रही है, पुलिस बगल में थाना है और पुलिस आने को ठीक है सर, ठीक। अब मैं क्योंकि इसके अगले पहलू पे आना चाह रहा हूं, तो ये इतनी बात हुई कि जो कहा जाता था कि बंगाल क्यों इतने मायनों में अलग है, स्टेट मशीनरी पर ऐसा कब्जा और राज्यों के अंदर तो ऐसा देखने में नहीं आता, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को लेकर के ईडी की रेड में ममता जी कैसे जा सकती हैं, तो ये सब वो प्रूव करता है। अब आते हैं इसके पॉलिटिकल पहलू पर, जिनका आपने जिक्र किया, मुफक्किरुल इस्लाम, जिसको माना जा रहा है वो मुख्य आरोपी था इसका, जो एक गाड़ी पे चढ़ के भाषणबाजी कर रहा था, लोगों को उकसा रहा था, भीड़ को। उसने पिछला 2021 का इलेक्शन एआईएमआईएम के टिकट से लड़ा।
अब कह रहे हैं कि इसका जो आईएसएफ है, वो फुरफुरा शरीफ वालों की जो पार्टी है, उसके साथ भी शायद वो इन्वॉल्व है। आईएसएफ का जो अभी जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ने वाला है उस एरिया से, वो भी गिरफ्तार हुआ है। तो अब इसमें ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मुस्लिम पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीधी सी बात तो ये हो गई, मतलब इनका वहां मुसलमानों के बीच में, आबादी के बीच में होल्ड है। उन लोगों ने ये काम कराया। ममता बनर्जी ने इसको बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया कि ये हैदराबाद से बुलाया बीजेपी वालों ने, और वो बसों में और ट्रेनों में भर के आए और उन्होंने ये काम किया। कालिया चक्का वीडियो दफ्तर घेरने के लिए हैदराबाद से ओवैसी ट्रेनों में लोगों को लेके आया। ये कह रही है गवर्नमेंट देख और रही स्टेट थी गवर्नमेंट कैसे आ बस रहे कर हैं। सकती है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि अधिकारी के अंदर डर, या तो डर हो सकता है या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे किसी भी क्राइसिस में एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कुछ अनप्रेसिडेंटेड घटना जैसे दिखे तो ऑफिसर का पहला बुक रूल ये रहता है कि वो अपने सीनियर को बोलेगा, फोन करके पूछेगा कि मुझे क्या करना है, और उसी हिसाब से वो अपर लेवल पे मामला जाता रहता है। ये या तो इंस्ट्रक्शन आ गया होगा कि आपको कैसे हैंडल करना है। और ऐसे केस में जब ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा करती हैं, तो या तो उनके लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हों, या उनको ये लगता हो कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो फिर वहाँ पे मामला और ज़्यादा खराब होगा। नहीं, फिर चूंकि बाकी ये मैसेज इनके जाएगा। लिंक्स एआईएमआईएम और आईएसएफ से निकले, और वो बात सच है, जो लोग पकड़े गए वो हैं इन दोनों पार्टियों के, तो ये कह तो रहा हूँ, ममता जी को लेकिन- कहने का मौका मिल रहा है ना कि हमारा आदमी नहीं है, इनका आदमी है। तो फिर सख्ती क्यों नहीं किया आपने? सख्ती इसलिए नहीं की कि अगर यहाँ पे सख्ती की जाएगी तो बाकी जिलों में जो माइनॉरिटीज हैं उन पे बुरा असर पड़ेगा उनके हिसाब से। और अधिकारियों को भी तो जान का खतरा है ना। देखिए, एक तरफ ऊपर से ममता की तलवार, और ऊपर से वही लोग जो कहते हैं कि भाई इसको गोली मार देंगे तो यदि कोई जाएगा तो, जब जुडिशल अधिकारी को बंद कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह का आतंक वहाँ है, सही माने में आतंक की ये पूरी वो स्थिति है वहाँ। और चुनाव में अभी देखिए आप, अभी इतने दिन चुनाव के पहले यदि ये किया गया है तो वोटर कैसे वोट डालेगा यदि आप जुडिशरी के इस पर है। इसलिए सवाल ये भी चिंता का है कितनी और ऐसी व्यवस्था हो वहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट को खाली एनआईए की रिपोर्ट कितनी जल्दी मिलती है ये भी देखा जाना चाहिए। और उसके बाद यदि ममता या जो लोग दोषी हैं उन पर जब तक कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और उसको सुप्रीम कोर्ट अभी भी जब तक कुछ नहीं करेगा तब शो तक कॉज दिया है सर सुप्रीम कोर्ट ने सबको, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, होम डीजीपी, इन सबको, और वो डीएमएसपी को भी, क्योंकि आप बताइए क्यों आप पर एक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं अब ये पूछ रहा हूं आपसे इस इलाके में इससे प्रूफ क्या होता है? इससे प्रूफ ये नहीं होता कि ओवैसी और हुमायूं कबीर अब तो दोनों एक ही हैं, या ये आईएसएफ वाले। ममता बनर्जी के अलावा वहां जो पॉलिटिकल मुस्लिम वोट के क्लेमेंट्स हैं उन्होंने अपना होल्ड साबित कर दिया। सीधी सी बात है, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, मेजॉरिटी होगी या बड़ी संख्या होगी, वहां ये सब होगा। देश के किसी हिस्से में देख लीजिए, दुनिया के किसी हिस्से में देख लीजिए, हम लोग जो है वो मीठी मीठी बात करते हैं कि जो है वो उनका होल्ड है, इनका नहीं है, वो उनका जनाधार है, इनका नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये दरअसल सीधी सीधी लड़ाई जो है वो इस्लामिक जो जिहाद है उससे लड़ाई है। आप ये चुनाव भूल जाइए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जो डेमोग्राफी बदल रही है देश की, वो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, किसी पार्टी के लिए, किसी सरकार के लिए लेकिन नहीं। किसी ने तो उनको निकालवाया ना बाहर, भीड़ को। सवाल उस पे जाहिर है, जिसकी बात सुनेंगे, जो उनको प्रोटेक्ट करेगा, जो उनको फायदा पहुंचाएगा, उसकी बात सुनेंगे। उनको मालूम है कि हमको ये सरकार प्रोटेक्ट करेगी, 15 साल से कर रही है। अगर घुसपैठियों को संरक्षण दे रही ममता बनर्जी तो क्या मैसेज दे रही हैं? अगर हर हिंदू त्योहार पर पथराव हो रहा है, हमला हो रहा है, और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसका क्या मैसेज है? ये बताइए, दुनिया में और कहीं ऐसा होता है? भारत में ही है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि सेंसिटिव इलाके हैं। कोई हिंदू इलाका, हिंदू बहुल इलाका सेंसिटिव है? देश में कोई एक जगह बता दीजिए, एक स्पॉट बता दीजिए। ठीक बात कह रहे हैं। तो बात जो है वो पार्टी, सरकार, नेता से ऊपर है। ये देश की डेमोग्राफी का सवाल है सर, लेकिन डेमोग्राफी का इलाज होने से पहले तो अभी 20 दिन में इलेक्शन हो जाएगा ना, उसमें क्या होगा? नहीं, अगर आप टालते रहेंगे, भाई आखिर ममता बनर्जी जो है उस समय जो कलकत्ता का कमिश्नर था उसको बचाने के लिए धरने पर बैठ गई, तो क्या हुआ उसके बाद? चीफ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में नहीं गया, बुलाया गया, दिल्ली जाने से मना कर दिया, क्या हुआ?
तो जब आप ऐसी चीज़ों को लगातार इग्नोर करते रहेंगे तो उनको एक बात समझ में आ गई कि ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और ममता बनर्जी ही हमें बचा सकती है, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगी। इस इंसिडेंट से ममता बनर्जी और स्ट्रांग हुई। और स्ट्रांग भाई, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी। ये सीजीआई कह रहे हैं ये हमारी अथॉरिटी को चैलेंज है। तो इससे ज्यादा और क्या होगा? कोई मुख्यमंत्री इससे ज्यादा क्या कर सकता है? मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या चाहता है। फिर भी अगर आप ये होने दे रहे हैं और ये हो रहा है तो इसका मतलब है आपको कोई परवाह नहीं है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को कुछ समझते ही नहीं। ममता बनर्जी ने जो ये बीजेपी को और एआईएमआईएम को इनको कहा कि इनकी साजिश थी, वो तो पॉलिटिकल बात, उन्होंने ये फिर ये भी कहा, हालांकि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन ये तो सच है कि जानबूझकर एक समुदाय मतलब मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। ये लोगों को उकसाने की कोशिश है कि वो सड़क पर आए और फिर राज्य सरकार जो है वो बदनाम हो। देखिए, ममता बनर्जी इसीलिए चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग के तहत है सारे अधिकारी, ये कहना इसके पीछे भी पर्पज यही है कि साहब इनको जिम्मेदार है, जबकि चुनाव आयोग कोई खुद तो अपॉइंट नहीं करता है। चुनाव आयोग के पास कोई मशीनरी है कि मेरे अधिकारी वहां पर जाके काम करेंगे? वो तो राज्यों के अधिकारी होते हैं जो उसके तहत काम करते हैं, जो शुरू में प्रदीप जी भी कह रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो सारा षड्यंत्र पूर्वक जितना ज़्यादा आतंकित अधिकारियों को, जनता को चुनाव में प्रभावित करने के लिहाज से है, और कोर्ट को भी कि भाई कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट एक सीमा में कोई खुद थोड़ी पुलिस लगा, लेकिन हाँ कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा के लिए और कह सकता है सरकार को, वरना वो क्या कहेंगे साहब देखिए सीआरपीएफ लगा दिया, यहाँ पर आर्मी लगा दिया। लेकिन चुनाव के ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत ही आतंक प्रभावित रहते हैं, वहाँ तो आपको अधिक से अधिक सुरक्षा का इंतजाम करना होगा ताकि वोटिंग ठीक हो। असली चुनौती ये है गृह मंत्री के लिए और देश के लिए कि वहाँ पर वोटिंग के लिए लोगों को लगे कि इतना कहने के बाद अब चीज़ जैसे कह दिया ये मेरी जान को बचाएंगे, वरना लोग अभी भी हमारे रिपोर्टर जा रहे कहाँ बोलने को तैयार नहीं। अभी तो कोर्ट ने इतना कहा है कि ये जुडिशियल अफसरों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके परिवारों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, इतना ही, अभी इतना ही कहा गया है। बिल्कुल सौरभ, और हालांकि इस घटना का होना, जिस तरह से होने देना, उसके पीछे ममता बनर्जी का अपना वर्क कल्चर, जो ऑफिसर्स के साथ जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भले ही अभी चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है, बट अल्टीमेटली तो आपने ही वर्क कल्चर डेवलप किया है। लेकिन इस घटना का होने देना सौरभ, वो उनके लिए राजनीतिक तौर पे फायदेमंद नहीं हो सकता। ममता के लिए निश्चित तौर पे नहीं, क्योंकि वहाँ के बंगाली कम्युनिटी को भी अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से कल के बाद मुझे लगता है समझ में आ रही होगी कि जो एसआईआर या अवैध घुसपैठिया की बात कही जा रही है वाकई कितना सीरियस मामला है। क्योंकि ये मामला बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नहीं है। ये अगर इस तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में और वहाँ पे लोग आके 8-9 घंटे की घेरेबंदी कर लें और तब भी बंगाली भद्र लोग को ये बात ना समझ में आए कि ये कितनी बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। जो बात सर अभी कह रहे थे, कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पे बैठ जाना, ईडी की रेड में पहुंच जाना, चीफ सेक्रेटरी का दिल्ली बुलाने पर ना जाना, ये सारी घटनाएं, और फिर इसमें अब ये और राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल से गायब रहना, वहाँ पे नहीं समझ में आता है। लेकिन क्या एक मतलब एक लॉन्ग रोप ममता बनर्जी को दी गई, मनमानी करने की एक इजाजत दी गई है उनको कि आप कुछ भी कर लीजिए, इसके खिलाफ कुछ नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। हिसाब से अगर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसे चल रही होती है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो आप एकदम से उस रूप में नहीं चला सकते कि कहीं कुछ भी गलती हो तो तुरंत ये कर दें, वो स्पेस देना होता है। वो बातचीत भी करें तो समझ में आता है कि सारी पीड़ा, सारे पेन के बावजूद, ऐसा नहीं है कि इसी तरह में, आपको याद होगा कि प्राकृतिक आपदा आई थी, तब भी उनको उस कंडीशन में भी पीएम के साथ मीटिंग में बैठने में दिक्कत थी, तब उसका क्या ही किया जा सकता है। वो तो बस वहाँ के लोगों को ये समझना है कि क्या आप इस तरह का वर्क कल्चर चाहते हैं। लगातार कहते रहे कैसे नहीं सर, सेंटर कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल कर सकता है भाई। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहे हैं। 95 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती की जान को खतरा हुआ और बचाया गया किसी तरह से, उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव ने मुलायम सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गेस्ट हाउस कांड पर। तो मतलब मायावती तो चीफ मिनिस्टर थी ना उस वक्त? नहीं, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर, मुलायम सिंह बन गए। हाँ। उसके बाद जो है सरकार बर्खास्त हुई, उसके प्रेसिडेंट रूल लगा, उसके बाद फिर मायावती बनी चीफ मिनिस्टर 4 महीने के लिए। तो इसलिए करने के लिए बहुत कुछ है। ये मैंने इसलिए पूछा आपसे कि उस वक्त मायावती एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता थी, बस हाँ। एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता को जान का खतरा हुआ सिटिंग गवर्नमेंट की पार्टी से, तो सिटिंग गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी। और दूसरा उदाहरण मैं पहले भी 2 बार दे चुका हूं, तमिलनाडु का। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे,
बहुत कम समर्थन से 70-76 जो एमपी समर्थक थे उनके, वो सरकार थी, सबसे कमज़ोर सरकार थी केंद्र की। आईबी की रिपोर्ट आई कि लिट्टे के साथ मिल गए हैं डीएमके के लोग, और ये देश के लिए खतरा हो सकता है। सुरजीत सिंह बरनाला गवर्नर थे, उनसे कहा रिपोर्ट भेजिए सरकार बर्खास्त करने के लिए। करुणानिधि के दोस्त थे, उन्होंने मना कर दिया। करुणानिधि उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरकार बर्खास्त कर दी, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा है कि ठीक है, ये बात अच्छी है, फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें। ये सारे मामले जुडिशियल रिव्यू में नहीं गए ना, कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने इन मामले में कुछ नहीं कहा ना, कुछ नहीं कहा। जबकि उत्तर प्रदेश का मामला तो बता रहे हैं, बम्बई कांड जो है, बम्बई जो डॉक्ट्रिन बनी थी उसके बाद हुआ कि मेजॉरिटी का टेस्ट जो है फ्लोर ऑफ द हाउस होगा, गवर्नर नहीं तय करेंगे, तब भी बर्खास्त कर दी गई सरकार। इसको लेकिन थोड़ा समझना होना तो थोड़ा इस संदर्भ में अगर आप समझें कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उसके बाद इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, इसकी गारंटी हो जाएगी, और अगर ये घटनाएं होंगी तो केंद्र की सरकार आप गिरा देंगे। तो उस समाधान की दिशा में अगर आप देखें तो अल्टीमेटली चला यही जाता है मामला कि वहाँ के लोगों को कैसी सरकार चुननी है, क्या इस तरह की सरकार आपको चुननी है, खासतौर पर तब जब चुनाव नहीं, देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को चुनने की छूट मिलेगी तब ना, जब आप फेयर चॉइस नहीं डाल पाएंगे तो फिर इस बात का मतलब क्या रह जाता है कि लोग कैसी सरकार स्ट्रगल चल रहा है ना। इस इंसिडेंट का संवैधानिक मामला भी तो है ना प्रदीप जी, जो कह रहे हैं 95 में और आज दुनिया में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट किस तरह का रुख अपनाता है, दुनिया में आपका मैसेज क्या जा रहा है। आज इंडिया वो नहीं है जो पहले था कि किसी को अमेरिका पहचानता नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है तेरा। आज स्थिति दुनिया में आप ये दिखाएंगे कि हम ऐसे भंग करके और हम राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराते हैं। देखिए नहीं, आप ये दिखाएंगे कि हम जजों को घेर लेते हैं, जो भी स्थितियां हैं, कम से कम एक बार डेमोक्रेटिक यदि सेटअप है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। हम इसकी परिभाषाओं में क्यों, मतलब हम ये इस गुणा भाग इसका क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लगाने की कुछ अनिवार्यताएं हैं हमारे कानून में बताई गई, आधार है, वही मैं कह रहा हूं, संविधान में लिखा है। आप उसी पैमाने पर मापिए ना। अगर वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो आधार पूरा होता है तो लगाना चाहिए। फिर नहीं, ये बात करें कि अगर आप गलत लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। वही सुप्रीम कोर्ट से नाक कटा लीजिए, क्योंकि नाक देखिए कटा लीजिए क्या भाई? आप, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, कोई पहली बार थोड़े हो रहा है, अभी उत्तराखंड में इसी सरकार ने लगाया। प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट में टेक्निकल ग्राउंड पे यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वो कागज देखता है, वो आपका मेरा चेहरा नहीं देखता है। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन के तहत अधिकारी हैं आप। सर उसको छोड़ देना, आप उसको छोड़ दे। मैं इस घटना की अभी की बात नहीं कर रहा, ये तो आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, सब जानते हैं, अब तो वो अलग विषय हो गया। वो तो पहले की बात करें कि अब से थोड़ी हो रहा है। जो वायलेंस पहले हुई, पिछले इलेक्शन के बाद हुई, पंचायत इलेक्शन में जिस किसी की वायलेंस हुई, सब वो सारी घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार को अगर किसी मौके पर ये लगा होता कि भाई ये ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गया बंगाल में, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब ये जो है भारत के कानून के हिसाब से नहीं चल रहा राज्य, या एक पार्टी का राज चल रहा है, और ऐसी सूरत में मेरे को सारे ग्राउंड लगते हैं या राष्ट्रपति शासन लगाने के, आप फिर भी एक्ट ना करें कि दुनिया क्या कहेगी या मुझे मेरी बदनामी होगी, ये जवाब तो ये भी ठीक नहीं है ना। उन्होंने जवाब दिया ना, फिर संभालेंगे कैसे कोई? वही कि कल सौरभ मान लीजिए सरकार अगर आ जाएगी तो नहीं होगी नहीं, लेकिन इस डर से आप एक्शन लेने से कैसे बच सकते हैं? क्या आप डीएम पुलिस को फिर कहिए कि उनको डर लगा कि भाई हम जाएंगे तो हो सकता है और स्थिति खराब हो जाए। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर ये घटना हो जाए एक ब्लॉक में, तो उससे पूरे स्टेट की फितरत बात ब्लॉक की नहीं है, बात है 9 जुडिशियल ऑफिसर्स को का घेराव किया गया, उसके लिए कार्रवाई हो रही है, जैसे कि लोग कोई कार्रवाई। मैं एक सवाल ही पूछ, जो आप जिस पर आप दोनों की राय फिर भिन्न थी, ऐसी घटनाओं का या इस घटना का ममता बनर्जी को लाभ मिलेगा कि भाई देखो ममता के राज में हमने ये भी कर लिया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, या वो जो बाकी जो जनता देख रही है कि ये हो रहा है हमारे राज्य में, तो ममता जी को इसका लाभ है या नुकसान है? ये निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें थोड़ा सा असर हो सकता है, लेकिन जो इसके साथ गुंडा एलिमेंट है और जो मुस्लिम खास करके मतदाता है, उनकी तो और हिम्मत चौड़ा हो गई कि साला कोई भी कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए, मैं इसलिए इसको आसान नहीं मानता, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा करके, इसलिए केंद्र नहीं चाहता कि सारी जिम्मेदारी हम लेंगे कि हत्याएं हो रही है, आप रोज गोली चलाएंगे क्या? यदि वहाँ दूसरा कोई विकल्प, देखिए इसकी दुर्भाग्य ये है डेमोक्रेसी का कि वहाँ कांग्रेस पार्टी मर चुकी, कम्युनिस्ट पार्टी मर चुकी, मतलब लगभग ऐसे चाहे 284 खड़ी कोई है ही नहीं, मरना मतलब डेमोक्रेटिक रूप में कह रहा हूँ कि कांग्रेस वहाँ नहीं, कम्युनिस्टों का खत्म हो गया। बीजेपी आज इस स्थिति में होती कि साहब हमारे उस प्रभाव से यहाँ पर ऐसी स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ऐसी स्थिति में आपको
साथ साथ चलना पड़ता है। कई कितना सर, दूर तक मुर्शिदाबाद होता की था। घटना हुई नहीं, एक मिनट, अगर इस तरह से सोचती केंद्र सरकार तो पंजाब में मिलिटेंसी कभी खत्म ना होती। 2 साल से ज्यादा समय तक प्रेसिडेंट रूल लगा। उस समय की केंद्र सरकार सोचती हम अपने ऊपर क्यों सरदर्द लें, राज्य सरकार झेले, हम प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तब भी कंट्रोल नहीं हुआ। तब जम्मू कश्मीर में 2 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल रहा, अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद एलजी का और फिर प्रेसिडेंट रूल और फिर एलजी का रूल रहा। अगर सरकार उस समय सोचती कि अगर कंट्रोल ना हुआ तब, तो आपको एक सीमा के बाद तय करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। आप जहां पर बैठे हैं वही निर्णय लेने के लिए बैठे हैं। आपको असेसमेंट करना होता है कि ये कदम सही है या गलत, एक। दूसरा, इसके अलावा विकल्प क्या है। हो सकता है उनको ये जो लगाव, जो हो रहा है वो होने दें। हो सकता है उनको ये लगाव, बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ कि भाई चुनाव आने ही वाला है क्या, या कुछ नहीं महीनों तो में- आप केवल अपना पॉलिटिकल फायदा देखेंगे। सुन तो ले कि ये सरकार या ये पार्टी जो है अपने ही कृत्यों के बोझ से मरेगी। बस सर, अब एक ये दूसरी तो आप चीज़- 2021 से कह रहे हैं। लेकिन अगर पंजाब के यहाँ उदाहरण ले लें तो पंजाब में तो प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक हुआ था, तो क्या उस समय भी वहाँ की भी सरकार गिरा देनी चाहिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर या दूसरी जगह राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका आधार नहीं, ये नहीं खतरा था, अटैक आतंक नहीं हुआ बात था। मसला ये नहीं था। आतंक था। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला ही था। नहीं, हमला नहीं था, वो रास्ता बंद कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर तो यही मानते हैं कि नहीं, मतलब हम लोग तो मानने को सरकार आप जो कुछ भी मान रही है, सकते हैं। मतलब सरकार जो मान रही है, मैं वो बात कह रहा हाँ, हूँ उनकी कि सरकार जान- तो यही मान रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर की जान नहीं को तो मैं खतरा तो था। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है ये। तो फिर वही राष्ट्रपति- अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया और वहां पुलिस कुछ नहीं कर रही थी तो फिर ये भी मतलब वैलिड ग्राउंड हर एक घटना पे सरकार गिरा के राष्ट्रपति शासन लगाते रहा जाए, राइट। आपकी भावना से चलता है। आप राष्ट्रपति शासन नहीं। वाली बात को आपको मत पकड़िए। पिकेट सवाल ये, कुछ तो करें। सवाल हो रहा है आप क्या एक्शन लिया, क्या गिरफ्तार किया गया उसको, आगे जांच चल रही। यही होता है ना भाई, किसी मामले में आज आप कार्रवाई करते हैं तो गिरफ्तार किया गया ना उस शख्स जो को, किसको? उसी सिस्टम ने जो भड़का रहा था। बागडोगरा एयरपोर्ट से उसको बागडोगरा एयरपोर्ट भागने से की पकड़ा कोशिश- गया, बागडोगरा तक चला गया। हाँ, बिल्कुल, नहीं, वो उसको भाग रहा था। गिरफ्तार किया गया, ये कोई उपलब्धि नहीं है। तो मामला ये क्या उसी होता है, समय कार्रवाई क्या गिरफ्तार होगी? होना चाहिए था, एक बात। दूसरी, जो पंजाब के अधिकारी जिम्मेदार थे उस घटना के लिए, उनके खिलाफ क्या तो हुआ? यहाँ भी हो जाएगा, जहां भी आप कार्रवाई कर रहे होंगे। क्या हुआ? मतलब क्या कर देना चाहिए, वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अरे भाई, शासन तो अफसरों नहीं के ना। खिलाफ तो एक्शन होना ट्रम्प चाहिए की था। तरह तो नहीं होगा ना कि ट्रम्प जो चाहे उसको हटा दे। अच्छा, उसको इस गिरा दे। घटना पर केंद्र सरकार, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कुछ कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है अगर करना चाहे। नहीं करना है तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब अगर आए कि 8 घंटा होस्टेज 9 लोगों को या 7 लोगों को, और अगर हम तुरंत उसी समय बिना बाकी फोर्स मंगाए कार्रवाई करते हैं तो 50 जान चली जाती, कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? फिर आप ये बताइए, डीएम और एसपी अगर चीफ जस्टिस का चीफ फोन नहीं जस्टिस कह उठा रहा है, रहे हैं, डीएमएसपी नहीं पहुंचे। अरे मानिए डीएमएसपी अगर ये बात कहे कि हमें और ज्यादा फोर्स हम लोग जान बना रहे की थे, जंग उसके का- बाद हमें जाना था, तो उसका नहीं तो लीगली आप कैसे उसको तुरंत ये काउंटर बात करेंगे? जाके चीफ जस्टिस से कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कही देंगे ना कि भैया, सोच अभी- लेंगे अभी ये अपने कार्रवाई से। करेंगे तो कही देंगे। मैं उसके आधार पर आप राष्ट्रपति शासन कैसे हर चीज के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते फिर हैं? तो इस तरह से सोचिए तो किसी मतलब बात पे राष्ट्रपति शासन किसी नहीं। राज्य में कोई घटना हुई या राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये सोल्यूशन हो सकता है। एटलीस्ट केंद्र सरकार तो ऐसा 6 नहीं सोच दिसंबर रही को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हुई, वो बात समझ में आती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त हुई? उन सरकारों का क्या योगदान था? अगर उस समय के प्रधानमंत्री ये सोचते कि इनको हम अगर यहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो लोग क्या, उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तो फिर तो वो नहीं होता। सर इसको ऐसे तो तो देख सकते हैं, एक इसको ऐसे भी स्टेज तो देख आता सकते हैं है सर कि ये जो भी सत्ता में है उसको फैसला लेना, ये जो है जोखिम उठाना पड़ता ये है जो बात- कि इसका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी जो हो आपने सकता है। अभी जो उदाहरण दिया, ये बाबरी के बाद वाला बीजेपी की 4 सरकारें गिराना, ये आज जिसको नहीं सुना होगा, पहली बार सुनेगा तो वो बहुत हैरान होगा, लेकिन ये हुआ था। लेकिन इसको ऐसे भी तो देखें कि वहां से आज जो है हम लोग 30-35 साल में इवॉल्व हुए हैं। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई यही मैं तो कह रहा अब हम इस 12 साल कलम में- को छूने में से पहले 100 बार सोचते हैं। नहीं, 12 साल में एक बार सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा है। ऐसा हाँ। नहीं कि ये सरकार रोज लगा रही है नहीं, वही और कह हर रहा घटना पे लगा रही है, लेकिन इस सरकार को या कोई भी सरकार हो उसको तय करना पड़ेगा कि कहां तक जो है हम धैर्य दिखाएंगे।
कब वो सीमा आएगी कि हमारा धैर्य टूटे। चलिए फिर आप सर जाते जाते बता दीजिए कि राष्ट्रपति शासन ही हो पाया या बीजेपी चुनाव जीत भी सकती है? नहीं, बीजेपी चुनाव मुझे तो लगता है जीत ही रही है। जीत रही है। सर आप किसी ओपिनियन पे पहुंचे? अभी मैं मानता हूं कि बहुत ही कांटे की टक्कर है, इसीलिए अमित शाह ने कहा है मैं 15 दिन थोड़ा अपने लोगों का वो बढ़ाने के लिए। देखिए सारे कैंडिडेट्स के लिए और हर जगह सुरक्षा का इंतजाम तभी जीत सकती है बीजेपी जब सुप्रीम कोर्ट के कहने से, नॉट केंद्र सरकार या भाजपा, सुप्रीम कोर्ट, अभी भी चूंकि आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि सुरक्षा के लिए आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना फोर्स लगाइए कि लोग जान को खतरा न हो। खास करके हिंदू कम्युनिटी वाले कई इलाके ऐसे हैं मुर्शिदाबाद में, इतना हिस्सा हिंदू का, इतना मुस्लिम का। आईपैक रेड मामले में सर आज ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा है, जिनको सम्मन हुआ था वो लोग गए थे तो उनको कहा कि कोलकाता में क्यों नहीं बुला रहे, तो ईडी ने कहा कोलकाता में हमारा और सीबीआई का दफ्तर सेफ नहीं है, हाँ, बिल्कुल वहां इनकी इंटरोगेशन नहीं की जा सकती। ईडी कह रहा है हाई कोर्ट को, ईडी हाई कोर्ट को कह रहा है मेरा और सीबीआई का दफ्तर कोलकाता में सेफ नहीं है, मैं आरोपी से पूछताछ भी नहीं कर सकता वहां। ये हालत है इस घटना के हिसाब से। लेकिन सौरभ देखें ना, इसके राजनीति का सरकार तो वो तय मानिए कि ममता को नुकसान ही करने वाला है, क्योंकि मुस्लिम के एग्रेसिवनेस के हिसाब से अगर सोचें उनके हौसले में कमी होती कहाँ है जो इस घटना से बढ़ जाएगी। वो हमेशा बुलंद ही रहते हैं वो। सर लेकिन खैर बड़ी ही ना समझ में आ पाने वाली घटना ये हुई है। अब इसका अंजाम चुनाव में पता चलेगा। बहुत धन्यवाद सर, प्रोग्राम में आए आप, बहुत शुक्रिया। आलोक जी बहुत धन्यवाद।